हेलो व्यूअर्स, हम जानते हैं कि आप होने वाले इलेक्शन से जुड़ी हर एक न्यूज को काफी गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको हेल्प होगी हमारे अगले लीडर को डिसाइड करने में। अब इसी न्यूज को फॉलो करने की इच्छा में आप बीजेपी द्वारा रिवील किए गए उनके 2024 के मैनिफेस्टो के बारे में तो जानते होंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे प्रॉमिसेस किए हैं और कुछ प्रॉमिसेस ऐसे हैं जिनको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। रूलिंग पार्टी पहले भी कई ऐसी पॉलिसीज और लॉज को लेकर आई हैं जिसे काफी क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। और हाल ही में उनका रिवील हुआ ये नया मैनिफेस्टो ऐसे ही कई और लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, जिसमें डिबेट होना तो बनता है। पर इस वीडियो में जिस एक स्पेसिफिक लॉ की हम बात करने वाले हैं वो है यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप तो जानते हैं कि कैसे जब जब इस बारे में चर्चा हुई है तो हमेशा आउटकम नेगेटिव ही निकल कर आया है। ऐसे में बीजेपी का कहना कि वो इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं काफी चैलेंजिंग है। उनका मैनिफेस्टो कहता है that bringing uniform civil code article 44 of the constitution list uniform civil code as one of the directive principles of the state policy. BJP believes that women will not only get equal rights, and the BJP reiterates its stand to draw a uniform civil code drawing upon the best traditions and harmonizing them with the modern times. अगर आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि सेंटर में रूल कर रही बीजेपी ने बहुत पहले ही यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया होता, जैसे उन्होंने राम मंदिर और आर्टिकल 370 के केस में किया था। फिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बीजेपी इस काम को पूरा नहीं कर पा रही? क्या वो प्रेजेंटली चल रहे लॉज से जुड़ी हैं? अगर हाँ, तो कौन से ऐसे लॉज हैं जो बीजेपी को यूसीसी इम्प्लीमेंट करने से रोक रहे हैं? वैसे तो रूलिंग पार्टी हमेशा से ही ऑपोजिशन को इसके लिए जिम्मेदार मानती है, पर इसकी असली वजह कुछ और ही है। आपको बता दूं कि सोर्सेज का कहना है कि यूसीसी को अपोज करने का मेन कारण कांग्रेस नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही प्रिंसिपल सपोर्टर्स, प्रोपरेटेड एंड मनीड क्लास लोग हैं जो मेनली नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। वो लोग यूसीसी के सख्त खिलाफ है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट करंट इनहेरिटेंस लॉज में भी देखने को मिलेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक मेंबर का कहना है, वन ऑफ द सिंगल बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द यूसीसी विल बी ऑन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपर्ट्स बिलीव that the implementation of the UCC will change the hierarchy of inheritance in several ways. उसके अकॉर्डिंग हिंदूज के लिए इसका मतलब होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यूसीसी हिंदू लॉज के अंडर एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बीच का डिफरेंस को एलिमिनेट कर देगा, यानी कि यूसीसी में को-पार्सनरी राइट्स विथ रेफरेंस टू जॉइंट हिंदू फैमिलीज भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अगर इसे और सिंपल शब्दों में कहूँ तो लीगल एयर्स यानी कि संपत्ति के वारिस का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर सेम ही राइट होगा जैसे उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर होता है। दूसरी बात ये कि इंटरस्टेट सक्सेशन में भी चेंजेस होंगे। इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब है जब कोई बिना अपनी वैलिड वसीयत या लीगल डिक्लेरेशन के एक्सपायर हो जाए। यूसीसी के अंडर दोनों माता और पिता क्लास 1 एयर्स में एलिवेट होंगे, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से अलग है, जहां पर पिता को क्लास 2 एयर्स में इंक्लूड किया गया है इन द केस ऑफ डिसीज्ड बीइंग अ हिंदू मेल। सेंट्रल सक्सेशन लॉज के तहत भी हिंदू मेल के क्लास 1 एयर्स उसके बच्चे, विधवा पत्नी, मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन, विडोज ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन अमंग अदर्स हैं। अब इसी कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ाते हुए जहां अभी चल रहे हिंदू सक्सेशन एक्ट में मैरिड हिंदू फीमेल के क्लास 1 एयर्स में उसके अपने पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्लास 1 एयर्स ऑफ हिंदू मेल में उसकी मदर इंक्लूडेड है, लेकिन पिता नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेल और फीमेल के क्लास 1 एयर्स सेम है, जो हमने आपको ऊपर भी बताया था। फरवरी 2024 में जब चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस किया और उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री बन गया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, जो कॉमन लॉ प्रेजेंट करता है फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी अमंग अदर्स, वही रियलिटी में बीजेपी नेशनल स्केल में इस लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करने में चैलेंज फेस कर रही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंस 1950 ऑल द बीजेपी's इलेक्शन मैनिफेस्टोज have mentioned that the BJP will try to bring in UCC. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उत्तराखंड यूसीसी के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में है। इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल यूसीसी की एप्लीकेबिलिटी को ऑन द डिवीजन ऑफ स्टेट चैलेंज कर सकता है। हिंदूज और क्रिश्चियंस यूसीसी एप्लीकेबिलिटी से एस्केप कर सकते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सिक्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल लॉज इन ऑक्यूपाइड फील्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदूज और क्रिश्चियंस के इनहेरिटेंस लॉज कोडिफाइड हैं, तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो सेंट्रल लॉज स्टेट लॉज के ऊपर प्रिवेल करेंगे। मुस्लिम के केस में ऐसा कोई सेंट्रल कोडिफाइड लॉ नहीं है, इसीलिए
उनके इंटरस्टेट सक्सेशन यूसीसी लॉज के बेसिस पर होंगी। एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी इस इशू पर यही कहना था दैट इवन द हिंदू कोड इज नॉट यूनिफॉर्म। वंस द गवर्नमेंट सेज दैट ऑल हिंदू लॉज गो बाय कस्टम्स, यू देन मस्ट टेक द सिविल लॉ यूनिफॉर्म। It should be a liberal civil code. The BJP probably is not able to do that. You can steamroll the Muslim community, but you cannot steamroll all the Hindu communities. जैसे कि आप देख सकते हैं, इतने सारे challenges के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर बिल्डिंग द राम मंदिर की तरह इजी नहीं जा रहा, क्योंकि जब बात लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज की आती है तो उनका मूड काफी जल्दी और ड्रास्टिकली बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे केसेस डिसाइड हो चुके हैं जहां पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने या ना करने की बात उठी थी। अगर सक्सेशन के रेफरेंस में ही बात करें तो एक केस जॉस पीसी वर्सेस मारिया ल्यूजिया, वैलेंटीना पेरिया एंड अदर्स 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि एक गोवन की प्रॉपर्टी का सक्सेशन जो खुद गोवा से बाहर रहता है, द पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 से गवर्न होगा, जो गोवा में एप्लीकेबल है, और द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा था, Though Hindu laws were codified in 1956, there has been no attempt to frame a uniform civil code applicable to all citizens of the country despite exhortations of this court. ऐसे ही कई ओकेजन्स पर एपेक्स कोर्ट ने यूसीसी का सपोर्ट शो किया ताकि जेंडर जस्टिस बनाया जा सके। एक बहुत ही पॉपुलर केस शाहबानो में द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था that it is also a matter of regret that Article 44 of our Constitution has remained a dead letter. उन्होंने एम्फसाइज किया था कि एक कॉमन सिविल कोड नेशनल इंटीग्रेशन को बनाने में मदद करेगा बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉ व्हिच हैव कॉन्फ्लिक्टेड आइडियोलॉजीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिसाइड कर पाना काफी मुश्किल है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, सिर्फ इनहेरिटेंस का ही नहीं बल्कि उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज का भी जो सोचते हैं कि यूसीसी के आने से उनके रिलीजियस फ्रीडम राइट्स पर असर पड़ेगा। उन्हें डर है कि यूसीसी के इम्प्लीमेंट होने से उनका ट्रेडिशन निग्लेक्ट होगा और वही रूल्स इम्पोज होंगे जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज डिक्टेट और इन्फ्लुएंस करना चाहती है। अगर आप लॉ कमीशन के स्टैंड की बात करेंगे तो उनका प्रीवियस स्टैंड ये था कि ना तो यूसीसी नेसेसरी है और ना ही डिजायरेबल। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में बीजेपी को कम्युनल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 370, सीएए और एनआरसी के समय देखा था। ये लॉज पीसफुली इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो मैसिव एक्सरसाइजेस करे ऑफ ड्राफ्टिंग, कोडिफाइंग, हार्मोनाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग द वेरियस पर्सनल लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। साथ ही वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि रिलीजियस लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा के साथ वाइड डिस्कशंस करें। यूसीसी को लोग एक्सेप्ट कर पाए, इसके लिए उन्हें रोबस्ट मैकेनिज्म ऑफ एनफोर्समेंट की जरूरत है, साथ ही अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। तो अब देखते हैं कि क्या अगर बीजेपी पावर में आती है तो वो ये सब अचीव कर पाती है या हमेशा की तरह ये प्रॉमिस भी उनके नेक्स्ट टेन्योर के लिए कैरी ऑन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा। कीप कमेंटिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज।